स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के स्टेजेस ऑफ पेडागॉजिकल के बारे में लेकर आई हूँ टॉपिक। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से कंटेंट एनालिसिस किया जाता है और किस तरह से कंटेंट एनालिसिस करने का निर्माण होता है, यानी कि कोशिका को किस तरह से, यानी कि सेल स्ट्रक्चर को किस तरह से कंटेंट एनालिसिस में डिवाइड किया जा सकता है, यानी किस तरह से उसको बताया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि पेडागॉजिकल स्टेजेस ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के बारे में। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसको किस तरह से हम विश्लेषण करते हैं, यानी एक पूरी कोशिका लेके उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टेजेस ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान। ये सबसे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण सोपान बताने से पहले मैं आपको बताया था कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है। दरअसल किस तरह से पेडागॉजी में, यानी शिक्षा में विज्ञान को शामिल करना शिक्षा शास्त्रीय एनालिसिस हो जाएगा। यानी कि आज के समय में हर चीज़ को विज्ञान से जोड़ दिया जा रहा है, और अगर किसी भी चीज़ को विज्ञान से आप जोड़ देते हैं तो ना सिर्फ उसको समझने में आसानी होगी बल्कि उसके पीछे के रहस्यों को ज़रूर समझने में। पहले क्या होता था कि जो चीज़ जैसी होती थी उसको उसी तरह से स्वीकार कर लिया जाता था। यानी कि कोई वस्तु, अगर एक पौधा है तो पौधा क्यों पौधा है, क्यों उसके स्ट्रक्चर का निर्माण ऐसा होता है, क्यों इससे फल आते हैं, क्यों ये हमारे लिए उतना उपयोगी है, ये ना सोच करके कि हाँ ये सिर्फ एक पौधा है और उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो अगर इसको विज्ञान से जोड़ दिया गया तो अब इसके पीछे के रहस्यों को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खोज के आधार इसमें बदल जाते हैं, इसकी विभिन्न तरह की इसमें चीज़ें, इनकी जातियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में समझने का आधार एक मिल जाता है। तो उसी तरह से आज शिक्षा को शिक्षा शास्त्र से जोड़ दिया गया है, यानी कि एजुकेशन को साइंस से जोड़ कर बना दिया गया है पेडागॉजिकल। तो आज मैं इसी बारे में बताऊंगी, पेडागॉजिकल ऑफ स्टेप। तो आइए समझते हैं स्टेजेस ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान। तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान अध्यापक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के कार्य में, ये याद रखना जीव विज्ञान, ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल का यूज हो रहा है। अभी तक मैंने आपको जितना भी एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि हमेशा प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स या फिर पर्यावरण या इन्हीं चीज़ों से संबंधित मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, जितने भी एग्जाम्पल दिए वो दरअसल इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिए, आपको ही समझने में उतना ही आसानी होगी, क्योंकि जितना भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ वो बायोलॉजी के बारे में पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी आपको सामने वही प्रस्तुत किए हैं। मैंने आपके सामने किसी भी प्रेशर यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक नहीं प्रस्तुत किया है, ना ही रसायन यानी कि केमिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक यानी कि उसके एग्जाम्पल नहीं प्रस्तुत किए, हमेशा जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रस्तुत किए हैं। वो इसी वजह से क्योंकि आपको समझने में उतनी ही आसानी होगी अगर मैंने उनके भी एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी को भी शामिल कर सकती हूँ, लेकिन आपके समझने में आसानी हो इसलिए मैंने हमेशा पर्यावरण, एनिमल्स, प्लांट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब चीज़ों को लिया, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे बायोलॉजी में शामिल हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं जीव विज्ञान अध्यापक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के कार्य में अपने विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करने हेतु अनेक सोपानों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो जीव विज्ञान के अध्यापक होते हैं, पेडागॉजिकल एनालिसिस करने के कार्य में वो कई तरह के स्टेप का अनुसरण करते हैं, कई तरह के स्टेप को फॉलो करते हैं, यानी किसी विषय वस्तु का, एक जीव विज्ञान का। अब मैं अगर इसकी बात, ये जो थ्योरी, अगर इसकी बात ना करके एक ऐसी साधारण सी भाषा में बोलूं तो एक जो जीव विज्ञान का अध्यापक होता है उसको जब शिक्षा शास्त्र में विश्लेषण, क्योंकि जीव विज्ञान और शिक्षा शास्त्र ये दोनों अलग थे, इनको आपस में जोड़कर जीव विज्ञान शिक्षा शास्त्र विश्लेषण कर दिया गया ताकि शिक्षा शास्त्र में भी जीव विज्ञान को लाया जा सके। तो इसका जो जीव विज्ञान का अध्यापक को जब शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के कार्य में करना पड़ता है तो उसके अंतर्गत विषय वस्तु का अगर उसको निर्माण करना है
तो वो इस पेडागॉजिकल एनालिसिस के लिए कई सारे स्टेप को फॉलो करता है, यानी कि जो स्टेप हमारे शिक्षा शास्त्र में होते हैं वो स्टेप को हम जीव विज्ञान में शामिल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ, जैसे कि बहुत सारे मेथड होते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने कंटेंट एनालिसिस की बात की, कंटेंट एनालिसिस की एग्जांपल भी है ये, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी शिक्षा शास्त्र से संबंधित हो गई, यानी कि शिक्षा शास्त्री हो गई। तो अब इसके अंदर का अंतर्गत क्या होता है कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ को इस स्टेप में, अगर मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो मैं इन्वायरमेंट को शामिल करूँ। हालांकि पिछले वीडियो मैंने सेल को शामिल किया, तो चलो मैं इस बार सेल को ही शामिल कर देती हूँ। तो सेल बहुत बड़ा एक आपका विषय है समझ लीजिए, या सेल बहुत बड़ी चीज़, इसको समझने के लिए एक दिन या कई समय, बहुत समय लग सकता है। तो इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप विभाजित करती हूँ तो आप पूरे सेल को बहुत आसानी से ना सिर्फ समझ लेंगे बल्कि इसकी संरचना के बारे में, इसके कार्यात्मक इकाई के बारे में, इसके बारे में सब कुछ समझ लेंगे। तो ये चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप इसीलिए विभाजित की है, यानी कंटेंट एनालिसिस इसीलिए किया है ताकि इसको समझने में सुविधाजनक हो, ना सिर्फ शिक्षक को समझाने में सुविधाजनक हो बल्कि छात्रों को समझने में भी सुविधाजनक हो। तो यानी कि एक शिक्षा शास्त्र, अगर जीव विज्ञान का अध्यापक शिक्षा शास्त्र विश्लेषण को अपनाता है, ये अध्यापक है, ठीक है, ये अगर इसके विश्लेषण को अपना लेता है, शिक्षा शास्त्र के विश्लेषण को अपना लेता है, तो वो जीव विज्ञान को बहुत आसानी से समझा सकता है और इसके कई सारे जो स्टेप होते हैं उसको फॉलो करता है। यहाँ अनुसरण करने का मतलब है उसको फॉलो करने से संबंधित है, ठीक है। तो एक जीव विज्ञान का जो अध्यापक है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के कार्य में अपने विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करने हेतु अनेक सोपान का अनुसरण करता है। एक थ्योरी कभी भी हम लोग जो पढ़ते हैं, इवन जो मैंने भी पढ़ी थी, तो जो थ्योरी पढ़ते हैं अगर हम उसे वैसे ही कोशिश करें कि वैसे ही समझ लें तो कभी नहीं समझ में आती है। किसी भी थ्योरी को समझने के लिए अगर सरल भाषा का उपयोग किया जाता है तो ना सिर्फ बल्कि उसे हम समझ लेते हैं बल्कि उसको पूर्ण रूप से आत्मसात भी कर लेते हैं, भविष्य में भी वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे इस थ्योरी की बात करती हूँ कि ये जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण होता क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे जीव विज्ञान के अध्यापक की बात करूँ, अगर उसने एक सबसे पहले यहाँ पे बायोलॉजिकल टीचर हो गया, बायोलॉजिकल टीचर हो गया, इसने क्या किया, पेडागॉजिकल एनालिसिस किया, ठीक है। इसके अंतर्गत इसने स्टेप लिए, फिर इसके अंतर्गत इसको फॉलो किया, फिर इसके अंतर्गत इसने कंटेंट का निर्माण किया। यानी कि एक बायोलॉजिकल टीचर ने, बायोलॉजिकल साइंस के टीचर ने पहले पेडागॉजिकल को अपनाया, फिर उस पेडागॉजिकल को अपनाने के बाद में उसकी जो कार्य या फिर विषय वस्तु का निर्माण करने की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल बदल जाती है और चीज़ों को आसानी से आसानी बना देती है। तो ये पूरी इस थ्योरी में बस इतना ही कहा गया है कि जीव विज्ञान अध्यापक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के कार्य में अपने विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करने हेतु अनेक सोपानों का अनुसरण करता है, यानी कि अनेक स्टेप का फॉलो करता है। इस स्टेप पर कुछ संक्रियाएं उससे उपेक्षित है। इन संक्रियाओं का विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो ये संक्रियाएं हैं, इनका जो इन्होंने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, फिर से यहाँ पे है विषय वस्तु का विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस यहाँ पे है। यह विश्लेषण जैविक विज्ञान के विषय वस्तु की किसी इकाई या प्रकरण का संप्रत्यय हो सकता है, यानी कि कॉन्सेप्ट हो सकता है। वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को यहाँ समझाई ना, कि अगर बायोलॉजिकल का टीचर है इन्वायरमेंट को भी ले लेता है, अगर इन्वायरमेंट के बारे में सपोज वो कक्षा में आता है, उसको पढ़ाना है इन्वायरमेंट, तो ना सिर्फ पढ़ाना बल्कि पढ़ाने से पहले उसने पूरी कार्य योजना बनाई है, किस तरह से पढ़ाना है, किस टेक्निक से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में आए। तो उससे पूरा उससे पिछला उसको योजना बनानी होती है, प्लानिंग करनी होती है, तब जाकर वो कक्षा में प्रवेश करता है। बिना प्लानिंग के अगर वो कक्षा में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी वो पढ़ा रहा है छात्रों को शायद ही कुछ समझ में आए, और अगर जो भी समझ में आएगा तो वो पूर्ण रूप
रूप से नहीं समझ में आएगा और हमेशा आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ये ऐसा एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर आज मैं अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करूं तो ये सारी चीज़ें पढ़ाने से पहले, आपके सामने प्रस्तुत होने से पहले मुझे भी इसके बारे में लिखना पड़ा। हालांकि इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए था, फिर भी मैंने उन पॉइंट्स को लिखा जो बहुत महत्वपूर्ण थे। यानी कि सिर्फ टॉपिक के बारे में लिख दिया। अब इसके बारे में मुझे किस तरह से विवरण करना है, किस तरह से सरल भाषा का उपयोग करना है, ये एक तरह से कंटेंट एनालिसिस है। यानी मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया या फिर ये टॉपिक लिख दिया। अब इसके बीच में जो कंटेंट किस तरह से मैंने डिवाइड किए पार्ट्स में, यूनिट्स में, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। आप उसके यहाँ पे समझ सकते हो। तो चलिए आइए आगे समझते हैं। विषय वस्तु का विश्लेषण के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से विषय वस्तु के जो इकाई होती है, उसका कॉन्सेप्ट होते हैं, तो संप्रत्यय को होता है। ये तो आप लोगों को मैं कई पिछले वीडियो में बताया था। अभी भी मैंने किस तरह से स्टेप में होता है ये बताया था। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बात होती है कि जो इकाई की जो या फिर प्रकरण है, इसकी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त अनुदेशात्मक उद्देश्य का निर्माण करना, उन्हें व्यवहार शब्दावली में लिखना ही उद्देश्य का निर्धारण होता है। यानी अब उद्देश्य का निर्धारण क्या है? अभी तक तो कंटेंट एनालिसिस कर रहे थे कि किस तरह से आपको कंटेंट लिखना है। अब यहाँ पे उन शब्दावली का उपयोग करना है जो बहुत ही सरल हो, जो इस तरह की शब्दावली हो। शब्दावली यानी उच्चारण करना या किस तरह से आपको बोर्ड पे लिखना कि बच्चे उसे जैसे ही पढ़ें तो तुरंत समझ जाएं कि हाँ आज ये समझना है। वो उनकी ऐसी भाषा से संबंधित हो जो उन्हें समझ में आ रही हो। ऐसी नहीं कि आपने बहुत ही कठिन भाषा में लिख दिया और छात्र को समझने में, उस कंटेंट को समझने में ही पूरा समय लगा दे कि इसका क्या मतलब होता है, या आप उन्हें जब समझाएंगे तब समझेंगे। हालांकि आपको उन अनुदेशात्मक प्रणालियों का इस्तेमाल करना है कि किस तरह से कक्षा में जाना है, किस तरह से आपको उद्देश्य का निर्धारण करना है कि हमें छात्रों को ये पढ़ाना है कि हम जो भी पढ़ाएंगे वो उन्हें पूर्ण रूप से आत्मसात करेंगे। ना सिर्फ आत्मसात करेंगे बल्कि उससे संबंधित समस्याओं का निराकरण बच्चे खुद करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें अब उन्होंने पढ़ ली हैं, सीख ली हैं, समझ ली हैं। उससे संबंधित सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, तो वो अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का किस तरह से निराकरण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, उद्देश्य का निर्धारण हो गया। यहाँ पे शिक्षण विधियाँ, क्रियाकलाप व सामग्री का वर्णन करना। अब ये अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है? निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य को प्राप्त हेतु निम्न प्रकार से चयन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लेक्चर मेथड हो गया, डिमॉन्स्ट्रेट लेक्चर मेथड हो गया, लेबोरेटरी मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिकल मेथड हो गया, असाइनमेंट हो गया, बहुत सारे ना, हिस्टोरिकल मेथड हो गया। यानी कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ ऐसी, क्योंकि आप जब भी कक्षा में कुछ पढ़ाते हो तो ये हमेशा याद रखना कि बिना शिक्षण विधियों के आप छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो सकते। अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूं तो आज मैंने क्या इस्तेमाल किया, किस शिक्षण विधि का एग्जाम्पल इस्तेमाल किया, आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये किस तरह की शिक्षण विधि का इस्तेमाल है। यानी कि मैंने ये एक बोर्ड लिया, बोर्ड में टॉपिक लिख दिया और उसके बारे में सारा लेक्चर आप लोगों को दिया। यानी कि ये एक तरह की लेक्चर मेथड है। यानी कि ये एक तरह का आपको आपके सामने मैंने अपने द्वारा पाठ जो पढ़ाया वो प्रस्तुत किया, तो लेक्चर मेथड इसी को ही कहते हैं। कि और अगर डिमॉन्स्ट्रेट लेक्चर मेथड की बात करें तो लेक्चर देने के साथ साथ मैंने आपको कोई भी मॉडल प्रस्तुत किया, चार्ट प्रस्तुत किया, या ये चीज़ें। हिस्टोरिकल मेथड की बात करूं, यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड छात्र खुद भी, मैं अगर एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकती हूँ लेकिन इसके द्वारा छात्रों को ही किस तरह से विषय वस्तु को खोजना है, कोई भी रहस्य है उसका अगर रहस्य का समझना है और उसको बारे में जानना है तो वो उसके पिछले इतिहास में जाके, मैंने एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में भी प्रस्तुत किया था, आज भी बहुत सटीक एग्जाम्पल प्रस्तुत करती हूँ कि अगर मैं किसी भी बीमारी के बारे में, जैसे आज के टाइम में कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके बारे में शुरुआत में किसी को नहीं पता था ये
क्या है, लेकिन बाद में इसकी हिस्ट्री में गए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत चाइना से हुई, वुहान सिटी से हुई। वहाँ पे एक सुपरमार्केट था, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रचलित हुई और वहीं से पूरी विश्व में फैल गया। अब फैलने के साथ साथ ये इसमें ऐसा क्या है जो हर बार अपने जीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, और इसकी मेडिसिन बनने की पूरी विश्व में इतनी ज़्यादा चल रही है कि फिर भी नहीं बन पा रही, क्योंकि जैसे ही निर्माण होता है किसी मेडिसिन का, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है तो वो मेडिसिन उस पर इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो ये किस तरह की मेथड हुई, पढ़ने की हिस्टोरिकल मेथड, यानी किसी आज वर्तमान समय में किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके इतिहास में जाए, तब हम उसकी वर्तमान में उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे और भविष्य में उसके आधार पे निर्धारण कर पाएंगे। इसी तरह से बात करूं मैं ह्यूरिस्टिकल मेथड, यानी खोज के आधार पे चीज़ों को खोजना। असाइनमेंट, यानी कि आज मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ा दिया या फिर नहीं भी पढ़ाया, मैंने आप आए अपने द्वारा कुछ भी पाठ पढ़ाया, उससे संबंधित मैंने कोई टॉपिक आपको दे दिया कि आज आपको पर्यावरण से संबंधित चीज़ें ही लानी हैं, तो आप उसके बारे में जाएंगे, खुद से खोजेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, फिर अगले दिन मेरे सामने या थोड़े समय बाद या एक हफ्ते बाद या महीने भर बाद उससे संबंधित सारे डेटा कलेक्ट करके मुझे मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो एक तरह से असाइनमेंट हुआ। तो ये शिक्षण विधियां हैं जिसके द्वारा आप लोगों को समझाने में उतना ही आसानी होगी छात्रों के सम्मुख। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्रियाकलाप। यहाँ पे क्रियाकलाप का संबंध है कि किस तरह की आपने टेक्निक यूज़ किया, किस तरह की क्रियाएं की, यानी छात्रों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए या बहुत सारे आपने थ्योरी बता डाली या बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में बता दिया। तो ये सारी ऐसी क्रियाकलाप है जो उनको समझने में उतना ही आसानी होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि किस तरह से आपको तकनीकी का उपयोग किया जाता है, कि कैसी तकनीकी इस्तेमाल करें। प्रोजेक्टर हो गया या फिर पर्यावरण में खुद बीचों बीच ले जाकर जहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हों, कई तरह के जानवर हों, उस तरह की तकनीकी अपना के विभिन्न तरह की तकनीकी जो हमारे शिक्षण में शामिल हो सकती है और छात्रों को समझने में उतनी ही सुविधाजनक हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि किस तरह से शिक्षण अधिगम क्रियाएं या शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री आपके लिए डिक्टाफोन हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, दूरदर्शन हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएंगे या प्रोजेक्ट हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा। ये सभी एक तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है, या फिर चार्ट, बोर्ड, मॉडल, ये वो सामग्री हैं जो आपके शिक्षण में सहायक होती हैं और जिस सहायक होने के साथ साथ छात्रों को समझने में भी बहुत ही आसानी और सुविधाजनक होती है। क्योंकि जब बच्चों के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे, और एग्जाम्पल भी ऐसा प्रस्तुत होना चाहिए जो बच्चों के लिए उनके निजी जीवन से संबंधित हो, वो उनको हर रोज़ देखते हैं, वो समझते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पीछे का क्या अर्थ है। तो अगर उन एग्जाम्पल्स के जरिए आप अगर बच्चों को समझाते हैं तो उन्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि मूल्यांकन प्रविधियों व तकनीकी का विवरण। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल्यांकन प्रविधियों, ये उनके बारे में है कि दरअसल ये यहाँ पे जो मूल्यांकन हो रहा है यानी कि इवैल्यूएशन, आपने जितना कुछ भी पढ़ाया है उसके बारे में आपको इवैल्यूएशन करना है, यानी कि फीडबैक। यहाँ फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे छात्रों का, यहाँ पे छात्र जो आपको प्रतिक्रिया करते कि आपने जितना कुछ भी पढ़ाया है उसका किस तरह से आप उनको समझ में आया है, किस तरह से वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि उनको पूरा समझ में आ गया है या उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं या उनकी जितनी भी उससे संबंधित जितनी भी परेशानियां अगर उससे ले रहे हैं, तो इसका सीधा संबंध है कि किस तरह से वो प्रतिक्रिया करना ही जो आपने पूरा पढ़ा लिया, अंत में जो होता है प्रतिक्रिया किस तरह से होती है, फीडबैक के आधार पे होती है, वो हमारा मूल्यांकन हो गया। और मूल्यांकन से संबंधित जो तकनीकी का विवरण हो गया कि किस तरह से तकनीकी जो आपने अपनाई है तो उसका किस तरह से आपने विभाजित किया। अब अगर मैं बात करूं सोपान तथा संक्रियाओं में अंतर्निर्भरता, तो क्या होती है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण प्रक्रिया में अनुसरण किए जाने वाले सोपान व इन सोपानों को अपेक्षित संक्रियाओं में पारस्परिक निर्भरता अंतर संबंध होता है। यानी अभी मैंने जितना भी आप लोगों को एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, यानी कंटेंट का निर्माण, उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण विधियां, क्रियाकलाप, सामग्री, सहायक सामग्री, इन सब के बारे में जो किया, ये
इन दोनों के यानी कि स्टेप और इसकी जो संक्रियाएं हैं इनके बीच में जितना भी वो अंतर निर्भरता यानी एक दूसरे के साथ में निर्भर करते, तब जाके आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से उद्देश्य की प्राप्ति करती है। अगर ये सब चीज़ें एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगी तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा और छात्रों को समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी स्टेप आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, कितना भी आप उद्देश्यों का निर्माण कर रहे हैं या निर्धारण कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। संबंधित होने के साथ में तब जाकर आप कहीं कक्षा में जाके जो पढ़ाते हैं वो छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। छात्रों को जो समझ में आता है, क्रिया करते हैं, ये सारी चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किस तरह से विषय वस्तु का विश्लेषण, निर्धारण, क्रियाएं, विवरण, ये सभी चीज़ें एक साथ में आती हैं। तो आज मैंने आप लोगों को स्टेजेस ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस के बारे में बताया और आई होप जितना भी कुछ बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।